आज आज रविवार को शाम 6 बजे हम लोग सप्ताह का व्यक्तित्व वो कार्यक्रम करते हैं और उसमें एक ऐसे व्यक्तित्व से हम रूबरू होते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे अपने दर्शक श्रोताओं को परिचय कराते हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है और समाज के लिए जो हमारी अमूल्य धरोहर है, निधि है, उसके बारे में उसके कामों से तो हम लोग परिचित रहते हैं, लेकिन उसके बारे में उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो ऐसे ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर हेमंत ध्यानी से। हेमंत ध्यानी जी के ये खास करके देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं और आज की तारीख में उत्तराखंड देवभूमि चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा के विषय बनी हुई है कि वो जो हमारे ये सनातन धर्म की पूर्ण भूमि है और उसको देवभूमि कहा जाता है और खास करके जोशीमठ, जहाँ पर ये शीतकाल में अपने बद्रीनाथ जी आकर के विश्राम करते हैं और पूरा का पूरा शहर और पूरा का पूरा गांव आज ध्वस्त होने की कगार पर आ गया है। और वह ध्वस्त इसलिए हो रहा है कि सरकार की जो जिजीप्सा है, ये लोलुप्सा है अर्थार्जन करने का, पर्यटन स्थल बना देने, अपना बना करके वो आर्थिक दोहन करने का, उसके चलते आज वो पूरा का पूरा क्षेत्र गंभीर संकट के वो दौर में आ चुका है और पूरा का पूरा जोशीमठ इलाका आज वो ध्वस्त होने की कगार पर आ चुका है। वहां जगह जगह दीवारें भसक रही हैं और उसका कारण वही है कि वह माने उसके विकास के लिए अपने भूवैज्ञानिकों का, वैज्ञानिक तरीके का, वैज्ञानिक सर्वे का, वहां के लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है और अंधाधुंध तरीके से वहां पर विकास कार्य लोग कर रहे हैं। जहां लोग पैदल पदयात्रा करके जाया करते थे, वहां ये 7-7 लेन की सड़कें बना रहे हैं। वहां सुरंग खोद करके ये ट्रेन पहुंचाने की उसको कोशिश कर रहे हैं और जो हवाई हेलीकॉप्टर सेवा वहां दे रहे हैं, उसके चलते वहां का पूरा प्रदूषण, ये पर्यावरण प्रदूषित होकर के और वहां पर तापमान बढ़ रहा है। और ऐसी जगहों में 1 डिग्री 2 डिग्री का तापमान भी बहुत मायने रखता है। उससे हिमस्खलन होता है, भूस्खलन होता है। फल ये होता है कि हमारा पूरा का पूरा वो जो हिमालय क्षेत्र है और उसकी क्या भौगोलिक संरचना है, कैसे है, उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई जारी है और ये विकास कार्य जारी है। तो ऐसे में आज हम अपने डॉक्टर हेमंत ध्यानी जी से चर्चा करने जा रहे हैं। हेमंत ध्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुजन संवाद में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को, बहुजन संवाद की टीम को और दर्शकों को मेरा उत्तराखंड की देवभूमि से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक नमन। ये ध्यानी जी, हम लोग तो आपको देखते हैं कि आप दशकों से इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस क्षेत्र के पर्यावरण ये संतुलन के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे अपने शुरुआती दौर में कि आपका प्रारंभिक जीवन, आप कहाँ पैदा हुए और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ कैसे हुई? जी आनंद जी, मेरा जन्म यहीं उत्तराखंड में जो गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल, उसकी पहाड़ियों में हुआ, एक छोटे से गांव में। और बचपन से ही उसके बाद हमारे पिताजी यहाँ सरकारी सेवा में थे, उत्तरकाशी, जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है। और जैसे आप वहाँ वाराणसी में हैं, ऐसे ही ये उत्तर की काशी है। यहाँ भी वरुणा और असी, 2 नदियाँ जो हैं, छोटी नदियाँ, जब गंगा भागीरथी में जहाँ पर उनका मिलन होता है, उसके बीच के पंचकोशी क्षेत्र को यहाँ पर उत्तरकाशी कहा जाता है। तो जन्म से ही मुझे यहाँ ले आए थे, माता पिता के साथ मैं यहाँ आ गया था और यहीं प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा परास्नातक तक, एमएससी तक हुई। और उस दौरान ही, शिक्षण के दौरान ही, यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो वातावरण है, संस्कार हैं, आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार और वातावरण रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो मुझे मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, उनका सानिध्य भी इसी घाटी में प्राप्त हुआ जब मैं अपनी परास्नातक की पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद फिर उच्च शिक्षा के लिए जब 2004-05 में नीचे दिल्ली आना हुआ और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी के दौरान, तभी ये विषय गंगा जी का यहाँ पर गरमाया, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का गठन हो चुका था उस दौरान। और राज्य गठन के बाद यहाँ के जो तमाम हमारे हिमालय की पहाड़ियाँ, हमारी नदियाँ, हमारे पेड़, वृक्ष, जंगल, उन सबको संसाधन मात्र देखने की होड़ लग गई। और बांध पे बांध परियोजनाएं जब यहाँ बांधे जाने लगी और जब हमें ये पता चला कि
इस गंगोत्री घाटी में, उत्तरकाशी में अब जो गंगा जी का जो अंतिम भाग बचा है, क्योंकि टिहरी बांध बन चुका था 2005-6 में, वो बन चुका था, बांधी जा चुकी थी गंगा, उस पर भारतव्यापी जो है आवाज उठी थी जो सफल नहीं हो पाई। लेकिन जब ये पता चला कि अब टिहरी से भी ऊपर उत्तरकाशी तक, जहां तक गंगा अब अंतिम नैसर्गिक स्वरूप में बची है, वहां तक भी बांधों में गंगा जी को बांध के समाप्त कर दिया जाएगा, तब हमारे जो मार्गदर्शक, हमारे गुरु, उनकी प्रेरणा से ही इस तरफ गंगा जी की इस सेवा में अपने योगदान को हम कितना दे सकें उसके लिए ये प्रेरणा हुई, और तब से इस कार्य में जुटे। और उस समय फिर गंगा आह्वान करके एक जन अभियान की इस तरह से स्थापना हुई, और इस आध्यात्मिक प्रेरणा से फिर स्थानीय लोग हुए, वैज्ञानिक हुए, अन्य तमाम जो है लोग, और उसी समय फिर वाराणसी भी आना हुआ 2007-8 में। फिर सब जगह ये अलग जगानी हमने शुरू की कि आखिर गंगा जी को क्यों, कैसे एक संसाधन, कैसे एक जल की धारा मात्र देखकर उसके निर्मम दोहन की बात की जा सकती है। तो ये सब जिसको कहें तो फिर ये जीवन जो है और ये सारे कर्म फिर एक साधना का ही रूप बन गए, और अंततः फिर जो पढ़ाई भी मेरी साथ में वहाँ पर उच्च शिक्षा पीएचडी का कार्य पूरा हुआ, तो उसके बाद एक साधक रूप में जीवन जीने की प्रेरणा, मार्गदर्शन वो प्रबल हुआ, और ये निर्णय रहा कि अब हिमालय में यहीं रहकर जो वास्तविक, जिसको कहें कि मानव जीवन, जो हम सनातन समय से कहा आया है कि उस सत्य को जो अपने भीतर और इस जगत में सर्वत्र विद्यमान है, उस सत्य की खोज और उस सत्य का साक्षात्कार ही जीवन को उठाता है और जगत को भी उठाता है वो अनुसंधान। तो क्यों ना उस अनुसंधान में लगा जाए, उस साधना में लगा जाए। और इस निर्णय से फिर वे वर्ष 2013-14 से पूर्ण रूप से फिर यहीं हिमालय में बसकर अपनी साधना के साथ, और ये जो कार्य हैं इसको भी साधना रूप समझकर, साधना मानकर करने का मार्गदर्शन और प्रेरणा से अभी फिर इस कार्य में लगे हैं। अच्छा ध्यान जी, ये जो अपना गंगा घाटी है, गंगा नदी है, गंगा नदी तो हमारी प्राण अपने आप में जीवन दायिनी है, और इतना लंबा इलाका दुनिया में शायद नहीं पाया जाएगा। इतनी उर्वरा भूमि, पूरा गंगा घाटी का, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक। और इसके आर्थिक दोहन के लिए सरकारें क्यों बार बार इतना ज्यादा वो करती हैं कि वो एक कहावत है ना कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो अपना उसको लालच ये हुआ कि अपना एक एक अंडा रोज देती थी, तो उसमें यह हुआ कि एक ही दिन अगर इसको काट डाला जाए तो सारे अंडे इसके निकाल लिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं से यह जो विकास की आंधी चल रही अपने हिमालय क्षेत्र में, क्या एक कहीं ऐसा नहीं कि वही सोने की मुर्गी हलाल करने की बात चल रही है? हाँ, बिल्कुल यही है। आपका जो ये नज़रिया बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो विकास का स्वरूप है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सनातन जीवन शैली और परंपराओं से मेल नहीं खाता। ये विकास पाश्चात्य विकास का मॉडल है, जिसने प्रकृति को, पर्यावरण को केवल अपने मनुष्य के भौतिक स्वार्थ के लिए दोहन की ही वस्तु देखा। उन्होंने एक ने, और हम वो हैं जो हम लोगों की जो सनातन परंपरा रही है, वो पृथ्वी शांति, द्योहो शांति, वनस्पतयः शांति, सब जगह सर्वत्र जो है हमने उस शांति और उस एकात्म रूप से हर एक को, उस वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं, उस भाव से देखा। आज भी हमारी जो परंपराएं, शादी ब्याह होते हैं कहीं, वहां पर अगर किन्हीं वृक्ष वनस्पतियों का उपयोग होता है तो उनको लाने से पहले आप विधान देखिए, हम उन पक्षियों से तक क्षमा मांगते हैं जिनका उनके ऊपर कभी वास रहा है। उन मंत्रों में ये विधान दिए हैं। तो हमने उस एकात्मता का रूप देखा, हमने उस एक, इसीलिए तो हमने नदियां हमारी माँ स्वरूप है, पहाड़ों की हम परिक्रमा किया करते हैं, वृक्षों का हम पूजन किया करते हैं, जीव जंतुओं में हम वो धारणा किया करते हैं, हमारे सारे देवी देवताओं के जो वाहन हैं वो ये जीव जंतु ही हैं। तो हम ये सारी धारणा और इस परंपरा के लोग रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा, विकास का वो अंधा मॉडल अपना लिया जो पाश्चात्य ने अपनाया। आज विकास मतलब हम अपनी भौतिक जीवन, जो हमारी जो पार्थिव देह है, उसको अधिक से अधिक सुविधा संपन्न, कितना सुविधाओं दे दें, वो हमारा विकास है, और उसमें कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। आज अमेरिका का व्यक्ति जो है भारत के व्यक्ति से 8 गुना अधिक बिजली खपत करता है। मतलब जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो 8 गुना अधिक है। हम उनको ही विकसित देख रहे हैं।
हम इस मापदंड को विकास देखते हैं कि हम कितने बड़ा उपभोक्ता हैं। इसीलिए जो ये मार्केट, जो बाजार केंद्रित और बाजार के नजरिए से जो ये विकास है, इसमें क्या हुआ, गुण और मूल्य पृष्ठभूमि में चले गए। गुण और मूल्यों का और आदर्शों का कोई स्थान नहीं रहा। इसीलिए आज बड़ा आदमी वो है जिसके पास, जो बहुत बड़ा धनाढ्य है, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, वो आदर्श बन रहे हैं, लेकिन कोई फकीर नहीं है। आज हमारी धार्मिक जगत में भी इसी प्रकार से विकृतियां आ रही हैं। जिनके पास जितनी अधिक माया है, जिनके पास जितने मठ हैं, जिनके पास जितने मंदिर हैं, जितने बड़े महामंडलेश्वर हैं, वो बड़े हो गए। ज्ञान की, भक्ति की, चरित्र की और आदर्शों का कोई मूल्य नहीं रहा। और इसी कारण से ये आपदाओं को जन्म दे रहा है, क्योंकि हमने जो है जो विकास है, हमने उस विकास को केवल भौतिक रूप से देख लिया, हमने उस विकास को केवल बाह्य रूप से देख लिया, आंतरिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास को उससे हटा दिया, जो कि उसका मूल अंग होना चाहिए था। और जब उसका वो मूल अंग था, तो इसी देश में आप देखिए कैसी कैसी कलाओं और विधाओं ने जन्म लिया, कैसे कैसे नृत्य, भरतनाट्यम, कैसी कैसी शिल्प कलाओं ने यहाँ जन्म लिया। जब तक अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे, तभी भी जो है पूरे यूरोपियन इकोनॉमी का 27% जो है वो भारत कंट्रीब्यूट करता था, और जब अंग्रेज गए निचोड़ के, तो खाली 3 से 4% तक छोड़ा। हमारी सारी कलाएं नष्ट हो गई। तो वो कलाएं कहाँ से जन्मी थी? वो कलाएं वहां से जन्मी थी जब हम मूल में हमने उस आध्यात्मिक और उस सत्य के अनुसंधान के लिए हमने वो स्थान रखा। आप देख लीजिए, प्राचीन, चाहे अजंता एलोरा से लेकर आप चाहे कितने ही प्राचीन मंदिर, हमारे राजा जब जो बहुत समृद्ध हो जाते, तो फिर वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े कलाकार, शिल्पज्ञों को बुलाकर ऐसे मंदिर गढ़ते थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे, और हमारी अमूल्य धरोहर हुआ करती थी। और आज की तारीख में जहाँ से गंगा के उद्गम स्रोत से लेकर के वहाँ अपना गंगा सागर तक जिस तरीके की विकास की धारा चल रही है, उसके दोहन की बात हो रही है। हमारे बनारस में ही अपने गंगा पुत्र और ये माँ गंगा का लाल कह के आए हमारे आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी हैं, और इस विकास की अंधी दौड़ में और विद्युत ऊर्जा, सस्ती विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रख करके इन लोगों ने तमाम बांधों का निर्माण कर दिया, गंगा को बांध दिया। फल यह है कि आज हमारे बनारस में ही गंगा का मूल जल बिल्कुल खत्म हो जाता है, और आज की तारीख में तो हमारे बनारस में ही जो ये धार्मिक पर्यटन की वो नगरी माना जाता था हमारा बनारस, और आज उसमें जो सो तमाम बनारस को ध्वस्त करके उसके पुराने तमाम मंदिरों को, तमाम देव विग्रहों को नष्ट करके वहां पर एक भव्य बता रहे हैं कि हमने बाबा विश्वनाथ को मुक्त करा दिया, और एक कॉरिडोर उन्होंने बनवा दिया है, सेल्फी पॉइंट बनवा दिया है, और वह भी एक तरीके से कमाई का जरिया हो गया है। और उतना ही नहीं है, अब तो गंगा नदी जो सूख जाया करती है, उसके पीछे उस पार अपना रेती में पिछले साल इन्होंने नहर बनाया था, और उस नहर के लिए कह रहे थे कि हम जो सो वो कलकत्ता से बड़े जहाज लाएंगे और अपने रामनगर में अपना ये पोर्ट बनवाए थे, और वहां तक हम अपने रामनगर पोर्ट पर लाएंगे उसको, और उसके लिए चूंकि गंगा सूख जा रही थी तो एक नहर बना रहे थे रेती में। कितना पैसा उस पर खर्च हुआ, आज की तारीख में भी उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और जैसे बाढ़ आई, वो बोरेत की नहर अपना ध्वस्त हो गई, टूट गई, और आज इस साल फिर उस पर अंधाधुंध ये राजकोष से पैसा खर्च करके टेंट सिटी बसाई गई है, और वहां की टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से लैस। अब तो उसका 15 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, और उसमें तमाम महंगे दामों पर कारपोरेट लोगों को उसका आमदनी करने का वो पूरा जरिया बन जा रही है। और वहां एक तरीके से लोग जाकर के पूरा का पूरा काशी वहां पर बसाने की, और बाहर से लोगों को आने का वहां आमंत्रण दे रहे हैं। और ये जो धार्मिक पर्यटन की जो इनकी परिकल्पना इस समय चल रही है, धार्मिक पर्यटन की परिकल्पना के तहत ही अभी एक बड़ा विवाद शुरू हुआ है। ये जैन धर्म का सम्मेद शिखर के उन लोगों को, जो जैनी लोग गुजरात में इनका पूरा आधार है, वोट और नोट दोनों दे करके गुजरात में इनको सत्तासीन किए, और उसके बाद केंद्र में भी सत्तासीन किए, और वो जैनी लोग अडानी से लेकर के अमित शाह तक सत्ता में भी शीर्ष शिखर पर हैं। और फल ये हुआ कि वहां एक दबाव ऐसा बना कि वो जिस पहाड़ी पर, पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेद शिखर भगवान है, वो
उसको उन लोगों ने पर्यटन क्षेत्र से मुक्त कर दिया। तो वह जो दबाव, एक धर्म विशेष का दबाव वहां था, उसके चलते वो हो गया। तो ये तो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र जो हमारा है, हमारा पूरा उत्तराखंड, हमारी पूरी वो देवभूमि सनातन धर्म के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापरक चीज है। तो इसको आखिर जो है तो पर्यटन क्षेत्र ये लोग इतना अंधाधुंध तरीके से क्यों कर रहे हैं? और क्या इनको अब आपने वोट की भी फिक्र नहीं है? और अपने भगवान, अगर इनकी आस्था है, धार्मिक आस्था है, अपने सनातन धर्म की आस्था है, अगर देवताओं में आस्था है, पर तो क्या इनको डर नहीं लग रहा है ध्यानी जी? जी बिल्कुल, आपने सही बात यहाँ पर छेड़ी और यही मूल आत्मा है इस पूरे विषय की। और मैं इसको, ये दुर्भाग्य जो शुरू हुआ, मैं इसको समझता हूँ कि वर्ष 2001-2 से जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ और टिहरी बांध का पुनर्निर्माण जो शुरू हुआ, क्योंकि जब टिहरी बांध का पुनर्निर्माण हो रहा था और वाराणसी से लेकर पूरे देश में और ये अलख जो है जगाई जा रही थी कि भाई क्यों गंगा, गंगा जिसका उद्गम ही गम धातु से जो आता है, अर्थात जो चलायमान है, जो बहती है, और बहने के कारण उसका जो वो अमूल्य गंगा जल है उसका इतना महत्व है, उसको 50-46 किलोमीटर की झील में बांध देने की तैयारी शुरू हुई। तो जो ये जब इस पूरे देश ने समझौता करने पर बाध्य हो गया और जब गंगा बंद गई, मैं समझता हूँ, और अधिकांश लोगों के भीतर से वो चीज बिल्कुल मिट गई और अंतर में उन्होंने ये स्वीकार लिया कि भाई अब तो यही विकास है। और कहीं ना कहीं फिर उसमें अपने निहित स्वार्थों की होड़ शामिल हो गई और हमने पूरे तरीके से इस देवभूमि को, इस हिमालय को विनाश की ओर धकेल दिया। और आज भी यही है। और पहले वो टिहरी नगरी डूबी, जोशीमठ, अब जोशीमठ के साथ ही न जाने कितने ऐसे छोटे बड़े क्षेत्र हैं, अगर मैं नाम गिनाऊं तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। भविष्य में उनका भी, वो भी संकटग्रस्त होने की तैयारी में है। और इसलिए ये एक समय और एक सही बात की भाई, इस हिमालय के का उद्देश्य, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ सनातन समय से जो है व्यक्ति आता रहा। शंकराचार्य जी आए 7वीं सदी में, आज जोशीमठ नामक शहर जो है पूरा जमींदोज होने की तैयारी में है। वो वास्तव में ज्योतिर्मठ है। भगवान शंकराचार्य ने अपने आध्यात्मिक अनुभूति वहां प्राप्त हुई, आदि शंकराचार्य को ज्योतिर्मठ की वहां स्थापना की, तब उसके बाद बद्रीनाथ, और जिस कारण से, जिन लक्ष्यों से ये धाम बने, मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उनको हमने क्या बना दिया, दाम में बदल दिया। उन धामों को दामों में बदलने की होड़ है ये पूरे के पूरे हिमालय की तबाही, परंपराओं का नाश, संस्कृति का नाश। और हो क्या रहा है आज इस उत्तराखंड देवभूमि में, जो युवा वर्ग है, एक गणना कहें तो मेरे अनुसार लगभग 60% जो नया युवा वर्ग खड़ा हो रहा है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है। बहुत बड़ा संकट इन हिमालयी क्षेत्र के इस भविष्य की पीढ़ियों पर है जो पूरी की पूरी नशे की गिरफ्त में बर्बाद होती जा रही है। तो ये कैसा विकास है? आपका सामाजिक अवमूल्यन, आपका चारित्रिक पतन, आपकी संस्कृति और परंपराओं का निर्मम दोहन। तो आखिर अगर हम ये बोलते हैं भाई हम तो बस केवल नाम के ही रह जाएंगे, अगर हम हिंदू होने की भी बात करते हैं या संस्कृति, केवल नाम मात्र के, हमने अपनी आत्माएं सब गंवा दी। तो यही बड़ी गंभीर बात है कि सरकारें ये ना देखें कि केवल मंदिर बना दें, इधर जो है रास्ते बना दें, बड़ी बड़ी पताकाएं गाड़ दें, लेकिन आत्मा में जो संजोए हुए मूल्य और संस्कार हैं वहां से हम विहीन कर रहे हैं। तो आत्मा विहीन बनाने का ये विकास है। इस विकास के जो मॉडल है, जो जीडीपी सेंटर्ड, कि भाई हमें ग्रोथ करना है, ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आपदा भी आती है उसमें भी अगर इकोनॉमी जो है सर्कुलेट होती है तो वो ग्रोथ हो रही है। जोशीमठ में इतना बड़ा डिजास्टर आया, अब कंपनियां जाएंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, दूसरी तरफ जो है उनके पुनर्वास के लिए बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनेंगी, तो विकास ही है। आज इस विकास की परिभाषा में ये आपदा जो है इस जीडीपी को बढ़ा रही है, विकास कर रही है। तो विकास की परिभाषा में ये आपदा जो है वो पॉजिटिव है। तो ये बड़ी, तो इसलिए हमें पता है कि इस विकास के आसुरिक स्वरूप को क्या हम समझ पा रहे हैं, ये देश समझ पा रहा है? और अगर नहीं समझ पा रहा है तो कम से कम अपनी संस्कृति, अपने जो मानबिंदु हैं, अपने जो आध्यात्मिक स्थल हैं, हमारी पहचान, हमारी जड़ें, हमारा इतिहास जहां से जुड़ा है, उसके लिए तो खड़े हों। इसीलिए मैं बिल्कुल सहमत हूं, आपने सही बात उठाई, संवेद शिखर, उसकी मूल भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए आज हमें कि भाई ये हिमालय तो, ये पूरी सनातन इस संस्कृति का उद्गम स्थल रहा है।
सारे वेद पुराण उपनिषदों से, अरण्यकों से लेकर सब जगह से गंगा यमुना यहीं से उपजी हैं। हम बद्रीनाथ, और लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उन बद्री केदारनाथ जो साधना स्थली हैं, तपस्थली हैं, ध्यान साधना के लिए जहां जाते थे, जहां लोग तेज आवाज में बात तक नहीं करते थे, आज हम वहां टाउनशिप निर्माण कर रहे हैं। हमने बड़ी बड़ी टाउनशिप के मॉडल वहां पर बना दिए हैं, हेलीकॉप्टर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हम पूरे टूरिस्टों को सारी सुविधाएं, वाईफाई से लेकर और हर चीज हम जो है सुविधाएं जो है वहां पर पहुंचाई जा रही हैं कि आइए आप जो है इस तरीके से आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। तो साधना का कहाँ स्थान रहा? तो वही बात है। तो ये मर्यादा जहां हम चूके तो वहां हम असुर से जो है असुर हो गए, और ये विकास जो दैवीय रूप में होना था वो विकास अब आसुरिक रूप लेता जा रहा है। तो ये आसुरिक मॉडल है विकास का, ये आसुरिक चरित्र है विकास का, और सरकारों को इसको आइडेंटिफाई करना होगा, स्वीकारना होगा। और कम से कम मैं तो बड़े पीड़ित हृदय से और बड़े खिन्न मन से कह रहा हूं कि जोशीमठ ज्योतिर्मठ हमारा जो ऐतिहासिक नगरी आज इसकी कुर्बानी हो रही है, ये कुर्बानी दे रहा है, इसकी बलि, ये अपनी बलि दे रहा है। कम से कम पश्चाताप रूप में हम अपने इस विकास के इस आसुरिक रथ पर लगाम लगाएं, उसकी दैवीय परिभाषा को अपने भीतर उतार कर उसके अनुसार अपनी योजनाओं को गढ़ें, तब हम पश्चाताप कर पाएंगे। इसलिए अब अगर हमें सुधारना है तो वो पश्चाताप होना चाहिए हमारा। जी धैर्य जी, इस सरकार का तो लक्ष्य ही है कि ये आपदा में भी अवसर तलाशते हैं, और अगर ये प्राकृतिक आपदा नहीं आती तो आपदा खड़ी करते हैं और उसमें अवसर तलाशते हैं। और ये जो इनके विकास का मॉडल है कि उपभोग, उत्पादन और वितरण, 3 तरीके की अपना पद्धति चलती है। तो उत्पादन ठप और केवल वितरण और उपभोग पर ये जोर दे रहे हैं। अच्छा धैर्य जी, अब हम चलते हैं आपके साथ। आपने तो तमाम सरकारों के साथ आप काम किए हैं, और उनके जो ये उनके योजनाओं के आप सहभागी रहे हैं, उन समितियों के आप सदस्य भी रहे हैं। तो अपना अनुभव शेयर कीजिए, इसकी पहले की सरकारों में और आपकी सरकार में क्या अंतर आप देखते हैं योजना निर्माण के लिए? देखिए, योजना इस पहले इस सरकार में एक संकल्प शक्ति है, अगर जो कार्य करना चाहें वो करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है ये सकारात्मक है कि हाँ जो है तो उसमें एक अनुशासन है, उसमें एक समय भी वो रखते हैं और उस कार्य को वो अंजाम देने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये विवेक कि क्या कार्य होना है, कैसे होना है, उसकी अप्रोच क्या होनी है, इसको लेकर जो मंत्रणा, जो मार्गदर्शक समाज में जिन्होंने काम किया है, जिनका अनुभव है, उन लोगों से प्रेरणा लेकर और तब उन योजनाओं को आगे बढ़ाएं, ये नहीं है। जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये अहंकार का शिकार है, और ये बहुत घातक है। पूर्व की सरकार में क्या था कि कार्य करने को लेकर बड़ी ढिलाइयां रही हैं, बड़ी कमियां रही हैं, वो तमस का भाव अधिक रहा है। लेकिन एक चीज थी कि वो जो लोकतांत्रिक परिपाटी थी कि सुने, समझे और उसको स्थान दें, ये था। तो वहां पर वो द्वार थे खुले। लेकिन यहां पर जो अनुभव होता है ये होता है कि नहीं, हमने तय कर लिया कि ये होने मान तो हम बिल्कुल सही हैं, हमने तय कर लिया 4 धाम होना है तो होना है और वो चलें। फिर वो एकदम, जिसको कहते हैं, उसके लिए एक शब्द मैं दूं कि वो बुलडोजिंग एटीट्यूड सवार हो जाता है और फिर उसको अंधाधुंध वो चलना शुरू हो जाता है, उस पर कोई लगाम नहीं है। 4 धाम परियोजना को लेकर भी यही बात आई। जब बात आ गई कि ये मॉडल गलत है, पहाड़ों में सिद्ध हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लग गई, तो फिर जो है फिर भी जो है सरकार इस चीज पर नहीं, हमें तो इसी को इंप्लीमेंट करना है और डिफेंस मूवमेंट, सेना को जाना है, इसलिए अब ये मॉडल हमें इंप्लीमेंट करना है। इन बातों को भी आगे लाने में वो जो है नहीं संकोच की उसने। तो ये चीज दर्शाती है कि कैसे भी करके अगर हम ये हैं तो अपने आप को बस सही सिद्ध करो और सही ठहराओ, और उसकी होड़, ये बहुत घातक एटीट्यूड है। एक खुलापन होना चाहिए, एक बड़ा हृदय होना चाहिए, उस चीज को स्वीकारना। अगर गलती हुई है तो उसको सुधारने से व्यक्ति बड़ा होता है, उसको छुपाने और उसको कैसे भी करके सही साबित करने में वो ठीक नहीं होता है, वो विनाश की ओर ही कदम बढ़ते हैं। ये चीज स्वीकार, तो इसलिए ये मैं कहता हूं ये सांस्कृतिक और ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अभाव है, और इसीलिए ये धार्मिक देवभूमि में ही आपदाएं आ रही हैं सबसे अधिक। 2013 से शुरू देखे तो पूरा दशक आपदाओं में गया। 2 वर्ष पहले 2021 कितनी बड़ी त्रासदी हमने देखी ऋषिगंगा में, चमोली में, यही
ठीक इसी जोशीमठ के ऊपर, और जोशीमठ शहर का जो निचला भूभाग है उससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। और उसके बाद अब 2 वर्ष बाद अब ये स्थिति जो है जोशीमठ शहर को देखनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो है देवभूमि दे रही है, ये देवता दे रहे हैं, क्या हम उसे समझते हैं? और अगर सरकार नहीं समझती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वास्तविक जो है भारतीय दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अभाव है। अच्छा धन्य जी, एक चीज हम देखते हैं कि वो जो इसके पहले जैसे गंगा को लेकर के, गंगा की बांधों को लेकर के हमारे जो जीडी अग्रवाल साहब, स्वामी ये सानंद जी और इन सारे लोगों ने अपने आत्मा की आहुति भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती। और वो उनका अंधाधुंध उसकी पेड़ों की कटाई भी होती रही। सुंदरलाल बहुगुणा जैसा छिपका आंदोलन उन्होंने चलाया था पेड़ को वो बचाने के लिए, लेकिन इन सारी चीजों की अनदेखी करते हुए वो अपना जिस तरीके से विकास कार्य, और अभी तो थोड़ा सा उस पर लगाम भी लगा है, लेकिन उसको सीधे सीधे हम लोगों ने अपना देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ केदार धाम में, और पूरा पूरा हिमस्खलन हुआ। तो लेकिन उसके बावजूद इन अपने पुराने अनुभवों से ये सरकार आखिर क्यों सीख नहीं ले रही है? और ये जोशीमठ के इलाके में अपना जिस तरीके का उनका विकास कार्य हो रहा है और उनके बुलडोज संस्कृति वहां तक पहुंच गई है, और उससे तो पूरा का पूरा विनष्ट हो जाएगा हमारा देश, हमारा सिरमौर, हमारी ये देवभूमि पूरी विनष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा जी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, इसीलिए मेरा आग्रह है कि ये स्थानीय मुद्दा नहीं है केवल। अच्छा, क्योंकि इतना वोट बैंक भी नहीं है हिमालय में भाई, मुश्किल से जो है 2-3 सीटें हैं इन पूरे 4 धाम उसको लेकर, तो कोई इतना बड़ा वोट बैंक भी नहीं है जिसके कारण रहती। अच्छा, फिर जनता इतना वो नहीं है कि आप बिल्कुल बिखरी हुई, बहुत कम पॉपुलेशन है पहाड़ों में इधर उधर बिखरी, ऐसा मूवमेंट नहीं हो सकता कि आपके बनारस दिल्ली की सड़कों पे जो है हजारों हजारों की आबादी और पूरा, ये संभव नहीं है। और बहुत लोग अब अपनी सुबह से शाम तक आजीविका में ही इतने उलझे, इतने व्यस्त हैं कि इन सब चीज को, दूरदर्शी चीजों को बताते हुए भी, भांपते हुए भी, जैसे जोशीमठ की आपने अब सुना होगा तमाम वैज्ञानिकों से, आज से नहीं लगभग 50 साल पहले सन 76 में मिश्रा कमीशन जो गठित हुआ था उसने बिल्कुल बता दिया था कि भैया पत्थर भी नहीं आपको निकालने हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे से। और सन 82 में बताया, हम लोगों ने 2014 में बड़ा खुल के बता दिया सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ या बिल्कुल अचानक घटित हो रही है, नहीं, ये तो पहले से ही ये बताया हुआ था और वही परिणति। अब देखिए, आपने नजरअंदाज किया, बढ़ता गया, अब घड़ा भर गया, छलक पड़ा, फूट पड़ा, ये सब चीज। तो ये चीजें पहले से ही तय थी, लेकिन क्योंकि जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आपके मुख से सुनकर कि सिरमौर है हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, उसका हमारी पहचान, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, नगादिराज हिमालय, देवात्मा हिमालय, देवभूमि। तो क्यों नहीं, इसलिए पूरे वाराणसी क्षेत्र से ये आवाज उठे कि ये उत्तर हमारे इस हिमालय को, जहां से ये गंगा यमुना का उद्गम है, इसको बचाया जाए। क्यों ना वाराणसी, क्यों ना प्रयागराज से ये आवाज उठे कि हिमालय को, जैसे संवेद शिखर को लेकर पूरे जैन समाज ने वो आवाज उठाई, ऐसे ही वाराणसी और प्रयागराज नेतृत्व करे। पूरे सनातन जो हमारे मतावलंबी सनातन, हमारी जो परंपरा को समझने और आत्मिक को देखने वाले कि क्या है, और उसमें हर कोई है, जानते हैं कि ये भारत किसका है। भारत अब्दुल रहीम खान, खाना रहीमदास जी का भी रहा, रस खान जी का भी रहा, उन्होंने उस सनातन चीज को देखी। वाराणसी का जो पूरा जनमानस है वो उदाहरण है, वो इसकी सनातनता को आगे ले जाने वाला एक पूरा का पूरा जनमानस समुदाय वाराणसी में है। प्रधानमंत्री जी वहां के सांसद हैं। तो क्यों ना वाराणसी, क्यों ना प्रयागराज ये बात उठाए कि ये हिमालय, और इस पूरा, पहले तो पूरा हिमालय, और कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भारतवर्ष में हिमालय स्थान, हिमालय में भी जहां गंगा की धाराएं, और ये गंगा का उद्गम स्थान है। अलकनंदा मुख्य धारा जो है बद्रीनाथ जी से आ रही है, जिनके तट पर जो ज्योतिर्मठ बसा है, जोशीमठ बसा है, ये सबको सैक्रोसैंक्ट पावन घोषित किया जाए। पर्यटन और संसाधन रूप से इनके दोहन की जो होड़ पिछले 20-25 वर्ष से शुरू हुई, एकदम इस पर विराम लगाया जाए। ये आवाज जो है संवेद शिखर की तर्ज पर, उसकी मूल भाव से प्रेरणा लेते हुए वाराणसी प्रयागराज से उठनी शुरू हो, क्योंकि ये पूरे देश की धरोहर है। ज्योतिर्मठ केवल आज दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों के घर धंसने लगे, लोगों का पुनर्वास हो तो एक अलग बात है, वहां तक सीमित कर दिए ना, पूरा वो कहाँ जाएगा वो इतिहास। 7वीं सदी में जिन महापुरुष ने वहां पर बैठ के साधना की, और जो वो ऐतिहासिक धरोहर है, पूरे देश की धरोहर है,
और वो पूरे देश की धरोहर आज अस्तित्व विहीन होने की कगार पर है। तो ये बात निश्चित रूप से देश के प्रबुद्ध जनमानस, और हम अपेक्षा करते हैं कि गंगा के किनारे प्रयागराज और वाराणसी से तो उठनी ही चाहिए। अच्छा ध्यान जी, अभी आपने चर्चा किया कि वहां पर वोट कम है और वहां पर केवल 3 सीटें हैं और उसके आंदोलन के बल पे नीचे नहीं आ सकता। तो हम आपको बताएं, बनारस से हमारे प्रधानमंत्री जी थे और जब ये बनारस कॉरिडोर के लिए अपना पूरा पक्का महाल पूरा बनारस ध्वस्त किया जा रहा था, तो उसके विरोध का नेतृत्व उस समय के स्वामी शंकराचार्य के उत्तराधिकारी, और आज की तारीख में तो वो शंकराचार्य हो गए हैं अब मुक्तेश्वरानंद, और आपके ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने भी प्रबल विरोध किया था बनारस में, लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई असर पड़ा नहीं, और वो पूरा का पूरा बनारस को ध्वस्त करके और हजारों मंदिर और कईयों हजार देव विग्रह ध्वस्त करके नाले में फेंक दिया गया। हम लोग खुद ही वहां गए थे, उसको बरामद किए थे अपने नाले से, और 2 ट्रैक्टर देव विग्रह आज की तारीख में भी वहां लंका थाने में रखे हुए हैं। और हम लोगों से कहा गया था कि इनको जो जब कॉरिडोर बनेगा तो इनको अपना विरोध उसमें स्थापित किया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में कॉरिडोर से उन देव विग्रहों की क्या स्थिति है आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। और उसके बाद जितने देव विग्रह तोड़े गए थे वो वही बनारस की धर्म प्राण जनता है, उसमें रोलर में अपना डाल करके उनको पीस करके अपना बुरादा बना करके उसमें सड़क के वो निर्माण में यूज कर लिया गया। तो यह जो कहा जाएगा कि अपने ये सरकार तो आस्थावान सरकार है, ये सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाली सरकार है, और ये बाबा विश्वनाथ और अयोध्या और मथुरा और अपना उज्जैन और महाकाल और सोमनाथ सबका विकास विस्तार करके, और उसी के बल पर यह सरकार आने वाले दिनों में भी चुनाव जीतने की वो अपना सपने देख रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ऐसी हालत में देवभूमि, अपना देवभूमि केवल 3 सीट का मामला नहीं है। देवभूमि मतलब भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। जब ये अपना संवेद शिखर का जैनी लोग, जो कि हमने उसका उल्लेख किया कि सत्ता के केंद्र पर बैठे हुए हैं और अमित शाह से लेकर के अडानी तक उस पर केंद्रित हैं, और हमको लगता है कि उसी का परिणाम रहा है कि उसको आनंद फानंद में उसको ये पर्यटन स्थल की घोषणा उसको रोक दी गई है। तो क्या ये जिस धर्म की आस्था पर, जिस धर्म की बुनियाद पर यह सरकार आई है, टिकी हुई है और आने वाले दिनों में भी टिके रहने का सपना देखती है, तो क्या ये देवभूमि को नष्ट करके ये अपनी सरकार चला पाएंगे? यही तो बात है ना आनंद जी, इतना गंभीर ये विषय है, लेकिन आज देश में वातावरण ही ऐसा बना दिया गया है। मैं परसों भी उस बैठक में कह रहा था, वेबिनार में, कि उस समय तक प्राइम टाइम पर चर्चाएं क्या हैं? प्राइम टाइम पर चर्चाएं ये हैं कि राहुल गांधी अभी भी टी शर्ट में हैं, ये बहस का विषय है। ये बहस का विषय है कि पठान मूवी में जो है, जो अभिनेत्री हैं, भगवा वस्त्र का जो है अपमान कर रहे हैं, क्या ये है कि नहीं? तो ये सारे विषय, क्या इनकी गहराई है कितनी? तो जिसको कहें कि मसालेदार चीजों पर आज खबरें बनती हैं, और उन मसालेदार चीजों में ही व्यस्त रहना, यही गहराई हमारी जनमानस की भी हो गई है। तो इसलिए वास्तविक गहन विषयों पर देश को खड़ा करना और बांधना निश्चित रूप से आज एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती आप हम जैसे लोगों के सामने है, कि इतने गंभीर विषय पर उस गंभीर विषय के सूत्र में कैसे जनमानस को पिरोया जाए। क्योंकि जनमानस की चेतना को इस स्तर पर ले आए गए हैं कि उनको बस केवल और केवल अपने भौतिक और अपने इर्द गिर्द का जो अपनी कंफर्ट जोन है, जो आरामदायक एक वातावरण बनाया है, उस तक खलल ना पड़े, तो बाकी सारी चीजें बस उनके लिए जो है एक न्यूज स्टॉक है, केवल एक मसालेदार चीजें हैं। इसलिए जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब व्यक्ति के जो है जीवन पर संकट आ गए हैं, पूरे उनके अस्तित्व, उनके रहन सहन, उनकी रोजी रोटी के ऊपर संकट आ गए हैं, विस्थापित करना पड़ रहा है इतने बड़े जनमानस को, ये सब, तो ये भी अभी क्या है, ये जितनी आप खबरें देखिए मीडिया में, क्या है, ये केवल एक प्रतिक्रिया है कि आपदा क्योंकि घटित हो रही है, तो वो आपदा की रिपोर्टिंग हो रही है। उस आपदा के कारणों, उसके निवारण और उसको लेकर दूरदर्शी हमारे क्या योजनाएं हो, इस पर कोई गंभीरता नहीं है। और इसीलिए, और न जनमानस की गंभीरता है, अन्य जनमानस की। आज मैं कहूं, वही पहाड़ों के
आज जो लोग धंस रहे हैं और समझ रहे हैं और इतना सब करते हुए जो है उन बांधों के ऊपर रोक लगाने की बात उठाई और रोक लगानी है, लगा दिया। उस क्षेत्र में बांध परियोजना का कार्य बंद कर दिया, सड़क चौड़ीकरण का कार्य बंद कर दिया, सब बंद हो गया। लेकिन वही लोग, उनमें ही अधिकांश लोग उस समय थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हमें बांध परियोजना भी चाहिए, हमें सड़क के ये सब चौड़ीकरण भी चाहिए, हमें ये सारा विकास। और वो भी जान रहे थे ये सारी रिपोर्ट है और हम कैसे जो है इतने संवेदनशील इस जोशीमठ की पहाड़ी पर बैठे हैं, इसकी क्या। वो वहां पर 5-5 मंजिला होटल बना रहे थे, वो वहां पर हर तरीके के जो है उसकी मर्यादाओं और उसको दरकिनार करके उस तरीके के टूरिज्म में कहीं ना कहीं भागीदार थे। तो प्रश्न ये है कि फिर कौन इस चीज को देखे, कौन इस बात आगे लेकर जाए। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये चीज, तो जैसे आपने कहा वाराणसी में बात उठी, कॉरिडोर बनाया, प्राचीन जो है ऐतिहासिक पौराणिक उन सारे जितने भी वो निर्माण थे, मंदिर थे, वो धरोहर ही थी, उन सबको नष्ट किया गया, हटाया गया, क्योंकि हमें एक नया मॉडल देना है, उसको एक टूरिज्म के तौर से एक नया लुक देना है, चकाचौंध के रूप से उसको एक दर्शाना है। तो ये तो और ये हो रहा है, केदारनाथ में भी तो यही हो रहा है, वो पूरा टाउनशिप बनाया जा रहा है, बद्रीनाथ को वही टाउनशिप बनाने की तैयारी है, हम ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां पहुंच पाए, इसके लिए हम चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण करने को आमादा हैं, इसके लिए हम हेलीपैडों की वहां पर श्रृंखलाएं बना रहे हैं ताकि हवाई यात्रा भी कर सकें। इसके लिए अब हम अवतार चारधाम रेलवे ले जाने को तैयार है, पूरी सुरंगें खोद के हिमालय में, हिमालय को पूरा खोखला करके सुरंगें बनाकर हम रेलवे ले जाने का आमादा है। तो इस पर जो आपने सब बात कही, और वाराणसी में भी फिर कुछ नहीं हो पाया और ये सब चीजें रही, तो इस पर एक बड़ा स्पष्ट शास्त्रों में कहा है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि जब जो चीज अपूज्य है, जो अमान्य है, उसको हम मान्यता देने लगते हैं, और जो पूज्य है, जो मान्यता देने हैं, उसको हम जो है अमान्य और उसका तिरस्कार करने लगते हैं, तो फिर तब केवल 3 ही चीज घटित होती है, दुर्भिक्ष, मरण और भय। अपूज्याम यत्र बनते पूज्यानाम तु व्यतिक्रम त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। और ये यही हो रहा है। तो क्या हम इसको अब भी समझ पा रहे हैं? इसको बहुत गहराई से समझने की बात है, केवल प्रतिक्रिया में हमने लोगों को हटा दिया, ये बंद कर दिया, बंद करना। गहराई से समझ के हम आगे की अपनी दूरदर्शी योजनाओं को किस सांचे पर ढाले। वही मैंने कहा था एकदम सूत्र रूप में कि विकास तो है, पर इसको आसुरिक रूप दें या इसको दैवीय रूप में बढ़ाएं। रावण की लंका का निर्माण करें कि राम की अयोध्या का निर्माण करें, वो भेद जो है करने में पूर्ण रूप से असफल हो रही है। और देखते हुए भी हमारी सरकारें कि वो रावण की लंका की तरफ आसुरिक विकास का ढांचा गढ़ रही हैं, जिसमें केवल खाओ खाओ उपभोग करो, और उसमें परिणाम कि हमारी सारी की सारी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों और उन सब का पतन होता जा रहा है। नहीं देख, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मूल्य घटते जा रहे हैं, ये नहीं देखेंगे। तो इस चीज को आज गहराई से देखने और स्वीकारने की आवश्यकता है। पर कैसे स्वीकारे, यही बात तो आपने की, हो कैसे। जो अधिकांश जनमानस है वो तो केवल और केवल अपने पार्थिव आवश्यकताओं और सीमित उस तक ही सीमित हो गया, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, मूल्य और आदर्श कौन रखे। अगर हमारा नेतृत्व तो नहीं रखेगा तो कौन रखे, या तो ऐसे नेतृत्व गढ़े। धार्मिक जगत में मैं कहूँ कितने रह गए हैं, चंद लोग हैं। आज वही माना अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये बात उठाई, जो आज शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, उन्होंने कल याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में तत्काल उसमें फाइल कर दी है इसी सब को लेकर। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ ही जब उन्होंने इन बांधों का विरोध किया था 2012-13 में, कितने लोग खड़े, कितना संत समाज आया, कितने साधु समाज एकजुट हुए? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पहले अपने जो बड़े बड़े मठ मंदिर और उनमें जो ये सब चीजें, उनकी चिंताएं सताने लगी। वो राष्ट्र, वो संस्कृति, वो मानदंड, वो पृष्ठभूमि में हो गए, किंतु अपना जो निहित जो एक भौतिक अपनी जो आवश्यकता कह रहा हूं मैं, जो उनका जो भौतिक कुटुंब है जो निर्मित किया गया, उस भौतिक कुटुंब और उस भौतिक अधिष्ठान में कहीं कोई खलल ना आ जाए अगर हम इन चीजों से ही नहीं, या आपसी वैमनस्य कि नहीं, यहाँ उनसे हमारा ये विचार नहीं मिलता, तो चाहे भले ही वो बड़े एक राष्ट्र हित का विषय उठाएं, हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरीके से संकीर्णताओं में हमारा पूरा समाज बंट गया, संकीर्णताओं और निहित स्वार्थों तक हम सीमित रह गए। और इसी कारण से राजनीतिज्ञों ने भी इसको भली भांति समझ लिया है कि कुछ भी हो, ये एक बड़े क्रिकेट मैच कर दो, ये जनता उसमें जो है ढल जाएगी, लॉलीपॉप दिखा दो, हम ठगते आए हैं और हम ठगने के आदी हो चुके हैं। और तो इसलिए वास्तव में तो मैं किसी सरकार को भी दोष नहीं देता हूं, दोष हमारी ये मूल में तो हम पूरे के पूरे स्वयं पूरा का पूरा जनमानस है।
पूरा का, इसलिए जनता को ही खड़ा होना होगा, जनमानस को ही ये एक सुर में बात उठानी होगी। और निश्चित रूप से सरकार जो कर सकती है वो ये कर सकती है, अगर उनमें वास्तविक वो भावनाएं कि ऐसी घटनाएं होने के बाद कम से कम वो उस तरफ एक गंभीर पहल को जीवित कर दें, आगे बढ़ाएं, उसको धकेलें। जी धन्य जी, एक तो चीज है कि ये सारी चीजें, समस्या जो है इसका समाधान तो राजनीतिक स्तर पर ही होता है, राजनीति में ही होता है। और हमारा देश तो जनतांत्रिक देश है, और जनतंत्र की यही अच्छाई खूबी है कि अच्छे लोग उस पर से चुन करके जा करके, वैचारिक लोग उसमें जा करके और अपनी मत मंत्रणा करें। लेकिन आज की तारीख में हमारा जनतंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो गया है। लोक लुभावन नारे तो अपना यही है कि अपना भव्य रूप से ये मंदिर हो गया, भव्य धाम बन गया, और भव्यता के साथ सारे लोग वहां सहूलियत के साथ वहां पहुंच जाएंगे धार्मिक स्थल पर। तो यह जो लालीपाप परोसा जाता है, वह लालीपाप कहीं ना कहीं से उसमें हमारी जनता फंस रही है, और हमारे ये ऐसे तमाम लोग फंस जाते हैं। तो लेकिन अभी तो यह जो गंभीर समस्या हो गई है कि पूरी की पूरी देवभूमि विनष्ट और ध्वस्त होने की स्थिति में हो गई है। तो ऐसी हालत में आने वाले दिनों में क्या ये कोई प्लानिंग है कि जो आदमी अपना ये नीति निर्धारण करने वाले आदमी हैं, और जाहिर सी बात है कि मोदी जी अपने संवेदनशील भी हैं, और जिस धार्मिक आस्था और जिस ये उस पर रह करके वो सत्ता में आए, सत्ता में बने हुए हैं, और आगे भी सत्ता में बने रहने की कोशिश रखते हैं, अपनी ख्वाहिश रखते हैं। तो क्या ये कौन सा प्रयास हो सकता है कि उनको प्रभावित किया जाए और उनसे सीधे मिलकर के अपनी बात कही जाए, उनको बात समझाने की कोशिश की जाए? ध्यान जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा, और हम हमेशा से ये करते आए हैं। जैसे वो कहा है ना, उपनिषदों का भी मंत्र है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, कि इसके जागरण के लिए ये कार्य, और हमारे जितना संभव है अपने अपने स्तर से हमारे जो मंत्रालय हैं उनमें बैठे उनके भीतर वो संवेदनशीलता और उनकी आत्मा में उस सत्य के दर्शन कराए जाएं कि भाई क्यों ये सब हो रहा है और किस तरफ बढ़ना चाहिए। प्रयास है हमारा, मंत्रालयों को भी प्रयास है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी प्रयास है, न्यायपालिका को भी प्रयास है, हमारे समाज जितना वर्ग जो उसमें हमारे बुद्धिजीवी गण हों, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हों, उसमें पर्यावरण के जानकार लोग हों, उसमें हमारे शिक्षाविद हैं, उसमें हमारे चिंतक मनीषी गण हैं देश के। तो ऐसे ये समय है कि उन सबको एकजुट किया जाए और एक मत, एक राय आगे जाए। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि भीड़ तंत्र के रूप से कोई आंदोलन जन्म ले, वैचारिक आंदोलन जन्म ले सकता है। और वो वैचारिक आंदोलन जन्म लेने के लिए हमारा आध्यात्मिक जगत है, हमारा सामाजिक जगत है, हमारा बौद्धिक जगत है, हमारा शिक्षक वर्ग है, हमारा व्यावसायिक वर्ग है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, अधिवक्ताओं का वर्ग है, राजनेताओं का वर्ग है। सारे जो जिसको कहें कि वास्तविक जो सिविल सोसाइटी है, जो कॉमन सिटीजन्स जिसको कहेंगे, आम नागरिक के रूप में सब ये सारे वर्ग जो है एकजुट हो और एक राय बने। तो राय, ओपिनियन, उस मत का दबाव बनाया जा सकता है। मत वास्तव में दबाव बनाए। मैं तो इस दबाव, इस सब पर यकीन ही नहीं करता हूँ। हमारे जो यकीन है, हमारा जो विश्वास है रूपांतरण पर है, ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो वास्तव में अंदर से परिवर्तित हो, वो विचार बदले, परिष्ट हो। वरना ऐसा नहीं कि इतना आंदोलन हो गया आपसे, किसान आंदोलन हर चीज के लिए किया जाए, रेल की पटरियां जाम कर दी जाए, कार मचाया जाए, क्योंकि दबाव से कार्य होगा तो बड़ा अस्थायी होगा, टेम्पररी होगा। 10 साल बाद फिर वो स्थिति बदलेगी तो फिर से वही कहानी फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन वास्तविक परिवर्तन अंदर से होता है। तो वो जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से आप भी प्रयास करिए, ये सहयोग करिए, और हो सके तो प्रधानमंत्री जी को मिला जाए, अन्यथा तो प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया जाए और हम सब लोग चल के पूरे तथ्य और विषय की गंभीरता और उसकी समग्रता से इस बात को अगर रखेंगे तो अंदर से हम सारे लोगों का, जिसको कहे ना कि, और वो हमारी शिक्षा भी वही है, संगठध्वम संवदध्वम सम यो मनासी जानतम। लेकिन आज यही स्मरण हम सबको और हमारी सरकारों को करने की भी आवश्यकता है कि वो सारे मनीषी एक वाणी में कहें, एक मन से वो सोचें, विचार करें और फिर एक साथ आगे बढ़ें। ये सारी हमारी शिक्षाएं हैं, लेकिन अब इन शिक्षाओं पर चलने का समय हमेशा से रहा है, आज फिर से आ गया है कि भाई कम से कम अब ऐसी स्थिति में तो हम सब एकजुट हों
और अंदर से जो सही निर्णय है उस तक पहुंचकर आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आपका जी समय भी धन्यवाद। हो रहा है और आपका मैं इसके आपका लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता धन्यवाद। हूँ कि और इतनी आज की तारीख में गंभीर चर्चा को, ये विषय को आपने अपना स्वीकारा। आज की तारीख में देवभूमि के ये इस विध्वंस को लेकर के पूरा देश चिंतित है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए ये जो खतरा है ये केवल एक देश का नहीं है, यह विश्वव्यापी खतरा है और उससे दुनिया आतंकित है और फुटकर तरीके से इस पर प्रतिरोध भी हो रहे हैं, लोग अपनी बातें भी रख रहे हैं। लेकिन असली चीज तो यह है कि ये सारे प्रतिरोध और सारी बातों को एक साथ सकारात्मक रूप से जो लोग इसकी नीति नियंता है, जो लोग इस कार्यक्रम को ये मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं, उनके साथ बैठ करके तमाम भूवैज्ञानिक लोगों के साथ, तमाम सामाजिक लोगों के साथ, वहां के स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के कुछ ज्यादा ही व्यापक अनुभव होते हैं। वैज्ञानिक तो उन्हीं के अनुभवों से सीख करके अपनी वैज्ञानिकता दिखाता है, अपना सारी चीजें दिखाता है। तो इन सारी चीजों को एकजुट होकर के इस समय आवश्यकता है भारत सरकार के साथ नम्र निवेदन करने का, उनको समझाने का और उनको जो सो इस पर सहमत करने का कि अगर हम नहीं चेते तो यह जो पर्यावरणीय संकट है, यह पर्यावरणीय संकट देश के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है और वह हमारी पूरी की पूरी देवभूमि, पूरी की पूरी वो जो तिब्बत का वो जो पूरा इलाका है, अपना कश्मीर से लेकर के जो पूरा हिमालयन रेंज है, पूरा हिमालयन रेंज खतरे में पड़ जाएगा। और हिमालयन रेंज खतरे में पड़ने का मतलब है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, पूरी दुनिया का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आप आज हमारे साथ ये डॉक्टर हेमंत ध्यानी जी रहे। आपका ध्यानी जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हम हमारे दर्शकों के बीच आप आए और हमारे दर्शकों को और देश को हम आपके माध्यम से, आपकी बातों के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि इसको जैसे भी हो अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी आत्मिक शक्ति, अपनी सामाजिक शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का भी और अंततः तो सारा चीजें हम अपना उसका उदाहरण राजनीति करती है। तो इसका इस्तेमाल करके इस पर्यावरणीय संकट को, इस विध्वंस को, इस नाश को जितना जल्दी हो सके इसको रोक लिया जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हो गई है अब उसकी शुरुआत रुकने वाली नहीं है। लेकिन उस पर जितना भी हम उस पर बंधन लगा सकें और उसको बंधन युक्त कर सकें, रोक सकें, उसका प्रिकॉशन ले सकें, हमको लेना चाहिए। और पूरा देश की चिंता के साथ अपने प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को भी हमारी चिंता के साथ शामिल होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज हेमंत ध्यानी जी और हेमंत ध्यानी जी के माध्यम से हम सारे भूवैज्ञानिकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जो अपनी चिंताओं को लेकर के तमाम वेबसाइट की मीटिंग पर और तमाम जगहों पर अपनी बातें लोग रख रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार भी अवश्य ही हमारी बातों को सुनेगी, हमारे भूवैज्ञानिकों की बातों को सुनेगी, समाज की बातों को सुनेगी और अपनी अंतः चेतना में स्वयं झांक के देखे ना। हमारे प्रधानमंत्री जी तो स्वयं साधना के लोग रहे हैं, तपस्वी लोग रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में वेव उठ रही होगी और इस विनाश लीला को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको विराम दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम आप सभी लोगों के अपना आभारी हैं। हमारे इस छोटे से प्रयास में आपका सहभागिता, आपका स्नेह ही हमारा संबल है। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर के हमें आप ये सुझाव भी दें, हमें अच्छा लगेगा, हम उसका स्वागत करेंगे कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत ध्यानी जी और आपकी पूरी टीम को कि आप लोग जिस ये तन्मयता के साथ इसमें लगे हुए हैं और हमारा और हमारे बहुजन संवाद चैनल का जिस स्तर का भी सहयोग होगा हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।